तो ट्वेल्थ फिजिक्स में चैप्टर 1 में जो आज का टॉपिक है उसको देखते हैं। एनसीईआरटी बुक में ये है, व्हाई डू ऑब्जेक्ट्स एक्वायर चार्जेस, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज जनरेशन। चार्ज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जैसे हम कोई बॉडी को ऐसे रब कर देते हैं ना, तो रब करने पर ये बॉडी चार्ज हो जाती है क्योंकि ये लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। पर ये चार्ज क्यों हुई, इसकी प्रोसेस क्या है, इसमें होता क्या है, ये हमको समझना है। तो इसकी थ्योरी को समझते हैं कि चार्ज का जनरेशन कैसा होता है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी बोलते हैं। या फिर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि व्हाई डू ऑब्जेक्ट्स एक्वायर चार्जेस, कोई बॉडी चार्ज को क्यों एक्वायर करती है, इसको देखना है। तो चलिए यहाँ पर इस थ्योरी को समझते हैं। ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ एटम्स। आप जानते हैं इस वर्ल्ड में जितने भी सब्सटेंस हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, सब किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं। पहला आपको ये समझना है। दूसरा ये है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो देखिए, जनरली एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम आर इक्वल। आप जानते हैं कि कोई भी जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ये आपको समझना है। तो कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ देता है कि एटम्स आर, और ऑप्शन में दे दिया न्यूट्रल, पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज, नन। तो आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलना है, या न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल वर्ड आएगा। पर न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इक्वल हैं। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स में निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है। यदि किसी एटम में -11 निगेटिव चार्ज हैं और उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं, तो +11 उसमें क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। यदि इनका आप टोटल करेंगे तो +11 और -11 का जो नेट चार्ज है वो कितना हो गया? 0 हो गया। मतलब एटम में कोई चार्ज तो बचता ही नहीं। इसलिए एटम्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर बाउंड बाय वीक इलेक्ट्रिकल फोर्स, सो दे आर इजीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। अब हम ये देखते हैं, यदि आप एटम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो बीच का पार्ट होता है ये न्यूक्लियाई होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इस तरह से रिवॉल्व करते हैं। तो जो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वीक बाउंड होते हैं, माने इसमें जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है बहुत ताकतवर नहीं लगता है, इसलिए एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं, आ भी जाते हैं आउटर सरफेस में, आउटर ऑर्बिट में, और यहाँ से निकल के चले भी जाते हैं। तो सिंपल सा है। यदि मैं एक बड़ी क्लास ले रहा हूँ तो आप देखो जो मेरे पास लड़के हैं वो अच्छा कैचअप करेंगे, जो दूर बैठा होता है यदि मैं इधर ध्यान दिया तो वहाँ पीछे से निकल भी सकता है, क्योंकि वो मेरे कवर अप में नहीं है। तो इसी तरह से होता है कि जो न्यूक्लियाई के पास का ऑर्बिट है उनके इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलते हैं, लेकिन जो आउटर सरफेस के आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन वो ईजिली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, लेकिन प्रोटॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन जो है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड होते हैं। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन को हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अभी हम देखें कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इजी होता है आउटर सरफेस से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो क्या होता है? व्हेन देयर इज़ अ डिक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, देन इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इट्स मास डिक्रीजेस। तो आप जानते हैं कि जब भी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वो कैसी हो जाती है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। When there is excess of electrons in an atom, then becomes negatively charged and its masses decreases. तो आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तब क्या होगा? उसमें निगेटिव चार्ज आ जाएगा। थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास ये सोडियम होता है तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 11 होते हैं,
इसका कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। यदि इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए, बाहर चला जाए, डिक्रीज हो जाए, तब इस सोडियम में कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो कोई भी एटम है यदि इलेक्ट्रॉन को डिक्रीज करता है तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इस तरह से चार्ज एक्वायर होते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण। अब हम क्लोरीन की बात करते हैं तो ये क्लोरीन होता है और इसका जो नंबर है 17 होता है। ये 287 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। यदि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो यहाँ पर ये कौन सा चार्ज इसमें आ जाता है, निगेटिव चार्ज आता है। तो आप जान रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी चीज़ से डिक्रीज होता है एटम से तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब इंक्रीज होता है तो उसमें क्या होता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि जो बॉडीज़ हैं वो चार्जेस क्यों एक्वायर करती हैं, क्यों एक्वायर करती हैं। द बेसिक रीज़न फॉर द चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको ये पकड़ना है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तभी ये क्या होते हैं, कोई बॉडी चार्ज हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर हम अगला देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि ये कैसे जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विथ सिल्क देन सम इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रॉड गेट ट्रांसफर्ड टू द सिल्क क्लॉथ, thus the glass rod becomes positively charged and the silk becomes negatively charged. No new charges is generated in this process. तो आप समझ लीजिए, मान लीजिए मेरे पास ये सिल्क का क्लॉथ है। अब इस सिल्क के क्लॉथ में ये ग्लास की रॉड है। जब मैं इसको रब करता हूँ तो ये चार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ गए। इसका मतलब ये है कि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गए। किस में गए होंगे, ये किस में चले गए, सिल्क में चले गए। तो सिल्क में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो सिल्क में कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव आ जाएगा, और जब ग्लास रॉड होगी उसमें क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई नया चार्ज यहाँ पर जनरेट नहीं हो रहा है। यदि यहाँ से मान लीजिए कि इस ग्लास रॉड में 10 पॉजिटिव चार्ज आए हैं, इसका मतलब इस सिल्क के क्लॉथ में भी 10 निगेटिव चार्ज ही आएंगे, कोई नया चार्ज नहीं बनेगा। पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो, इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर इसमें चले गए। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गए, इसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए। जिसमें डिक्रीज होते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, और जिसमें इंक्रीज होता है वहाँ पर निगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से समझ में आता है कि कोई बॉडी में जब चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण आता है। ये बेसिक रीज़न है। अब देखिए, हम एयरप्लेन की बात करते हैं, एरोप्लेन की। तो जो एरोप्लेन के टायर्स होते हैं वो जनरली कंडक्टिंग बनाए जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, आप जान चुके हैं कि जब दो बॉडी में फ्रिक्शन होता है, ऐसे यदि हम फ्रिक्शन करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, जिससे बॉडी चार्ज हो जाती है। जब चार्ज का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो एयर का इंसुलेटिंग पावर ख़त्म हो जाता है और वो कंडक्टर का काम करने लगती है। तो चार्जेस वहाँ से डिस्चार्ज होते हैं। जब चार्ज डिस्चार्ज होते हैं तो एकदम से फ्लो होता है। एकदम से फ्लो होने के बाद स्पार्क निकलता है, साउंड निकलता है। उस स्पार्क की वजह से उसमें फायर कैच हो सकती है, किसमें, एरोप्लेन में। तो पूरा एरोप्लेन ही क्या है, जल जाएगा, फायर के उसमें आ जाएगा। तो क्या करते हैं, जो उसका टायर होता है उसको थोड़ा कंडक्टिंग बना देते हैं, उसमें ऐसा मटेरियल मिलाते हैं जो थोड़ा कंडक्टर हो। तो जो कंडक्टर मटेरियल होता है उसमें यदि चार्ज जाते हैं तो जब ग्राउंड से टच होता है वो टायर, तो उसके चार्ज ग्राउंड में चले जाते हैं, तो उसमें चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो पाते हैं। इस तरह से जो एरोप्लेन होता है सेफ होता है। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे, व्हेन एन एयरप्लेन मूव्स ऑन द ग्राउंड, जब ग्राउंड में मूव करता है, आप देखते होंगे टेक ऑफ करते समय या लैंड करते समय, यहाँ पर देखते हैं अ लॉट ऑफ चार्जेस आर जनरेटेड ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो जब वो चलेगा तो उसमें बहुत सारा चार्ज फ्रिक्शन की वजह से क्रिएट हो जाएगा। द डिस्चार्ज ऑफ विच कैन डैमेज द एयरप्लेन, और जिसके चार्ज के
डिस्चार्ज से एयरप्लेन डैमेज हो सकता है। हेंस बाय मेकिंग द एयरप्लेन्स टायर कंडक्टर्स द चार्जेस गो टू द अर्थ विच कीप्स द एयरप्लेन सेफ। तो जब हम उसके टायर को कंडक्टर बना देते हैं तो जो चार्जेस होते हैं वो अर्थ में मूव कर जाते हैं और इस तरह से जो एयरप्लेन होता है सेफ रहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू द टायर्स ऑफ एयरप्लेन मेड कंडक्टर्स। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 1.3 एनसीईआरटी बुक का कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर तो आप छोटी क्लास में ही पढ़े होंगे, जानते होंगे, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है इजीली पास होती है। तो क्या लिखेंगे, कंडक्टर्स क्या हैं? द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो जिसमें भी इलेक्ट्रिसिटी इजी पास होती है उसको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। आप घर में बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो वायर यूज करते हैं, उस वायर के अंदर मेटल्स होती हैं, तो मेटल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? कंडक्टर्स होती हैं। दीज हैव फ्री इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब क्यों ये कंडक्टर होती हैं? क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं जो ईजिली मूव कर सकते हैं। एंड देयर रेसिस्टेंस इज लो, साथ में इनका रेसिस्टेंस कैसा होता है? लो होता है। तो आप तीन चीज़ें इसमें समझ लीजिए कि जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती है, दूसरा इसमें फ्री इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और तीसरा इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो कैसा होता है? लो होता है। ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं? कंडक्टर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेटल्स जितनी होती हैं सब कंडक्टर्स हैं। यहाँ पर ये ह्यूमन बॉडी, हमारा जो बॉडी है, यदि आप यहाँ करंट लगाते हो तो हमको भी करंट लगता है ना, इसलिए ह्यूमन बॉडी भी क्या कहलाया? एक तरह का कंडक्टर कहला गया। एनिमल बॉडी है, ये भी कंडक्टर कहलाया। अर्थ भी कंडक्टर होता है लेकिन अर्थ का थोड़ा सा रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो इस तरह से कंडक्टर्स हैं। तो इसमें ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं आता है, पर आपको इसको जानना है, समझना है। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की, कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं या बैड कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो जो आपने कंडक्टर में पढ़ा है उसी को हम रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? बैड कंडक्टर का बन जाएगा। देखिए तो, द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो जिनमें ऐसे सब्सटेंस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती या इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं होते, वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं। दीज डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज, इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। देयर रेसिस्टेंस इज हाई, इनका रेसिस्टेंस हाई होता है। तो जो आपने कंडक्टर्स में लिखा है उसी को अपोजिट कर देंगे तो ये इंसुलेटर्स का बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल है। नॉन मेटल्स, जनरली जितनी भी नॉन मेटल्स हैं सभी क्या होती हैं? इंसुलेटर्स होती हैं। एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म, जो आप पेंसिल में लीड यूज करते हो ना, वो क्या होता है? कंडक्टर होता है, जबकि वो नॉन मेटल है, कार्बन है। इसी तरह से ग्लास है, तो कांच आप देखते होंगे, ये भी क्या होता है? इंसुलेटर होता है। पोर्सलेन होता है, जो आप चीनी मिट्टी के बर्तन चाय वाय में यूज करते हैं, है ना, या प्लेट्स बनाते हैं, या आप खंभों में देखते होंगे चीनी मिट्टी का एक गोला गोला बना रहता है, वो पोर्सलेन कहलाता है। वो भी क्या होता है? इंसुलेटर होता है। प्लास्टिक है, ये भी इंसुलेटर है। नायलॉन है, ये भी इंसुलेटर है। यहाँ वुड जो है, ड्राई वुड लिख लेना है, ड्राई वुड है, वैक्स है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ये सभी क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। चलिए इसी पॉइंट में कुछ और चीज़ें हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में थी, तो मैंने उसको नोट्स में कन्वर्ट कर दिया है। इसको देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ देखिए, व्हेन द चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू द कंडक्टर इट इमीडिएटली स्प्रेड्स ओवर इट्स इंटायर सरफेस। यदि किसी कंडक्टर को आप चार्ज देते हैं तो उसके पूरे सरफेस पर वो क्या हो जाता है? फैल जाता है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर ये कंडक्टर है, यदि मैं इसको 10 चार्ज दे दिया तो इक्वली चारों जगह, हर जगह ये क्या हो जाएंगे? बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, पूरे सरफेस पर ये क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं, क्योंकि ये कंडक्टर होता है। अब दूसरी तरफ देखें, व्हेन द चार्जेस इज ट्रांसफर टू द इंसुलेटर इट रिमेन्स देयर। अब यदि इंसुलेटर है और उसमें हम चार्ज देंगे तो वहीं पर रह जाएगा।
जैसे मान लीजिए इंसुलेटर है और मैंने इसको चार्ज यहाँ पर दिया तो पूरे चार्ज यहीं पर रहेंगे, ये मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये इंसुलेटर की प्रॉपर्टी होती है। यही इकट्ठा चार्ज यहाँ देंगे तो ये पूरे सरफेस पर जाएंगे कंडक्टर में, और यदि इंसुलेटर होगा तो वो एक ही जगह पर रहे आएंगे स्टेशनरी, आगे की ओर नहीं जाते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कैसे कैसे ये मूव करेंगे, कैसे नहीं मूव करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल है, व्हाई डज नायलॉन और प्लास्टिक कॉम्ब गेट चार्ज्ड व्हेन कॉम्ब्ड और रब्ड अगेंस्ट ड्राई हेयर, बट व्हाई डू मेटल्स ऑब्जेक्ट्स लाइक स्पून्स नॉट गेट चार्ज्ड। ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन था, उसको हम देखते हैं कि कोई प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है, जैसे यही प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है, या दूसरा हम प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट ले लिए, इसको रब करते हैं, नायलॉन हो रब करते हैं, ग्लास हो उसको रब करते हैं, तो रब करते हैं तो ये क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। यदि हम कॉम्बिंग करते हैं, कंघा होता है, उसको भी हम रब करें तो वो भी चार्ज हो जाता है। लेकिन मैं एक मेटल का स्पून ले लूं, है ना, अब उस स्पून को मैं यहाँ पर रब करूं तो क्या वो चार्ज होता है? नहीं होता है। क्या रीजन है इन दोनों में? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। व्हेन चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू एन इंसुलेटर सच एज नायलॉन और प्लास्टिक, इट रिमेन्स देयर एंड हेंस दे कॉम्ब गेट्स चार्ज्ड। तो यहाँ पर देखिए, जब हम इनको रब करते हैं, ऐसे फ्रिक्शन करते हैं, नायलॉन हो या प्लास्टिक हो, तो चार्ज हो जाता है, क्योंकि इसके चार्ज वहीं पर रहे आते हैं। तो हमको लगता है कि ये बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। अब मेटल के साथ क्या होगा, मान लीजिए मेटल है, इसको रब करूंगा तो इससे चार्ज जो है फ्लो होकर मेरे बॉडी से होकर के ज़मीन में चले जाएंगे, तो चार्ज ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इसके चार्ज तो फ्लो हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यही रीज़न है यहाँ पर। तो आपको समझाना है, वेरेज व्हेन चार्ज इज ट्रांसफर टू कंडक्टर सच एज स्पून और ह्यूमन बॉडी, इट स्प्लिट्स इमीडिएटली ओवर इट्स सरफेस एंड द चार्ज गेट्स डिसिपेटेड थ्रू आवर बॉडी एंड इनटू द अर्थ। तो यदि हम मेटल के साथ ऐसा करते हैं तो मेटल के जो चार्ज होते हैं वो स्प्रेड होते हैं। जैसे मैं स्पून पकड़ा हूँ, स्पून मान लीजिए यही स्पून है, इसको मैं पकड़ा हूँ, यहाँ पर रब किया, ये चार्ज आया, इसमें फ्लो होते हुए मेरे हाथ में गया। तो ह्यूमन बॉडी तो कंडक्टर है, इससे फ्लो हो करके कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, और ये चार्ज नहीं हो पाएगी। तो क्वेश्चन यही था कि जो प्लास्टिक होता है उसको हम चार्ज कर सकते हैं, लेकिन जो स्पून है उसको हम चार्ज क्यों नहीं कर सकते हैं? तो यही रीज़न है कि जो प्लास्टिक है उसमें जो चार्जेस होते हैं वो एक ही जगह पर रहे आते हैं, स्टेशनरी हो जाते हैं, जबकि इसमें चार्ज मूव करके पूरे सरफेस से होकर के निकल जाते हैं। इसलिए जो होता है स्पून मूव, उसमें चार्ज नहीं हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये वाला टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें हम देखेंगे।